मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने क्लास, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। मैं जितेंद्र साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एडियो की क्लास में मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाला हूं पंचायती राज, जिसमें आप सभी बड़ी सरल और सहज शब्दों में आप मुझसे पंचायती राज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन। ठीक, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन या इसी को कहते हैं पंचायती राज। दोनों शब्दों में हल्का सा डिफरेंस है, इसी को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, हमारे देश में 3 स्तर पर शासन है, 3 स्तर पर लोकतंत्र है। जैसे कि अगर हम देखें तो केंद्र स्तर पर है आपका, केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, और तीसरा है जिला स्तर पर। इन 3 स्तर पर है। केंद्र स्तर पर जहां हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, वहां उनको कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं संसद, है ना। राज्य स्तर पर विधानमंडल, और जिला स्तर पर जिसे कहते हैं स्थानीय निकाय। ठीक है, स्थानीय निकाय। जिला स्तर पर जो शासन की इकाई है वो स्थानीय निकाय है। हम केंद्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधि के तौर पर सांसद को चुनते हैं, है नहीं। हमारा प्रतिनिधि जो केंद्रीय स्तर पर होता है वो सांसद होता है। अ, राज्य स्तर पर होता है हमारा प्रतिनिधि विधायक। और इसी तरह अगर स्थानीय स्तर पर देखें तो हम अपने प्रतिनिधि के तौर पर पंच हो या सरपंच, उपाध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष इत्यादि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जो है हमारी जनता, हमारी आवाज को, हमारी समस्याओं को सरकार तक ले जाते हैं। प्रतिनिधि जो है हमारी जो भी समस्याएं होती है, इन सब समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराते हैं। लेकिन ठीक है, सांसद और विधायक ये राज्य स्तर पर हमारी समस्याओं को सरकार के सामने ले जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी, इन सबके लिए हम सांसद, हमारे जो सांसद है, विधायक यानी हमारे प्रतिनिधि जो है, आवाज को वहां तक ले जाए, तो छोटी छोटी बात के लिए वहां तक ले जाना सही नहीं है। इसलिए हमें स्थानीय स्तर पर ही इन समस्याओं का समाधान निकाल सके, है ना, ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए। इसके लिए हमें स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जिले स्तर पर, यानी गांव या छोटे शहरों स्तर पर शासन करने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। ठीक, तो हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि छोटी छोटी बात, छोटी छोटी समस्याएं जो गांव स्तर पर आते रहती है, इन सबको सीधे हम विधानमंडल या संसद तक ले जाएं, ये थोड़ी ज्यादा लंबा समय इसमें लग जाता है ना। इसीलिए जो समस्या अगर हमसे समाधान जिसका निकल सके, उसके लिए हम स्थानीय स्तर पर ही ऐसी व्यवस्था करें जिस व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन या कहते हैं। ठीक, स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर यानी जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा नियम व कानून बनाकर, नियम व कानून बनाकर शासन करना ही, नियम व कानून बनाकर शासन, खुद शासन करना ही, खुद शासन करना ही स्थानीय स्वशासन। ठीक, स्थानीय स्वशासन है, इसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक, अब स्थानीय स्वशासन में जो नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, यानी खुद हम अपने लिए, स्थानीय लोग ही अपने के लिए ही हम नियम कानून बनाते हैं, इसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो जो नियम कानून बनाते हैं, इसको हम समझते हैं कि जैसे केंद्र स्तर पर देखें या विधानमंडल के स्तर पर भी देखें, तो सरकार जो है वो नियम कानून बनाती है।
लेकिन सरकार एक अकेला अपने हिसाब से वो नियम कानून नहीं बना सकती। उसमें वहां जो जनसंख्या है, जिनको हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हम चुनकर भेजते हैं, उन सबकी सलाह से वो नियम कानून बनाती है ना? तो इसी तरह स्थानीय स्तर पर भी इसी तरह स्थानीय स्तर पर भी जो समाज के प्रबुद्ध जन लोग होते हैं, वो एक अकेला अपना नियम नहीं बना सकते। वो कुछ एक विशेष व्यवस्था में बैठते हैं और कम से कम 5 लोग सलाह मुशावरा करके समस्याओं का समाधान निकाल करके नियम बनाते हैं और शासन करते हैं। यही व्यवस्था ही पंचायती राज कहलाती है। तो देखिए, इनको हम शब्दों में लिखते हैं तो पंचायती राज। ठीक, पंचायती राज। तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर पांच स्थानीय स्तर पर समाज के 5 या अधिक प्रबुद्ध जन 5 या अधिक प्रबुद्ध जन समस्याओं के समाधान के लिए समस्याओं के समाधान के लिए समस्याओं के समाधान के लिए आयताकार व्यवस्था में बैठकर एक आयताकार व्यवस्था में बैठकर नियम व कानून बनाए नियम व कानून बनाते हैं। यही व्यवस्था ही यही व्यवस्था ही पंचायती राज कहलाती है। ठीक है साथियों, यही व्यवस्था ही क्या कहलाती है? आपका पंचायती राज कहलाती है है ना? तो स्थानीय स्तर पर समाज के 5 या अधिक प्रबुद्ध जन मिलकर किसी भी मामले के संबंध में अपना नियम कानून बनाए, है ना? उन मामले को मैनेज करें। इसके लिए नियम कानून बनाकर जो राज करते हैं, वही व्यवस्था जो है वो पंचायती राज कहलाती है। ठीक, इसमें बैठक व्यवस्था कैसी होती है? आयताकार होती है। ठीक, इसीलिए नाम भी पड़ा है पंचायती राज। अब हम स्थानीय स्वशासन के प्रकार को देखते हैं। स्थानीय स्वशासन के प्रकार। तो स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर गांव स्तर पर जो शासन किया जाता है, गांव स्तर पर ग्राम स्तर पर जो शासन कहते हैं, इनको हम पंचायती राज कहते हैं। गांव स्तर पर जो शासन होती है, इनको पंचायती राज। लेकिन जो छोटे शहर हैं, है ना, छोटे शहर, इन स्तर पर अगर जो शासन करने के लिए नियम कानून बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था को नगरीय निकाय कहते हैं। ठीक, नगरीय निकाय। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा। जो ग्राम स्तर पर स्थानीय लोग ही मिलकर शासन करते हैं, उनको कहते हैं हम पंचायती राज। और जो छोटे शहर हैं, इस स्तर पर जो सेम वही काम करते हैं, इनको कहते हैं हम अपना नगरीय निकाय। ठीक, तो क्या स्थानीय स्वशासन अभी सामने आया? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। स्थानीय स्वशासन की जड़ जो है, वो बहुत गहरी है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगर हम इतिहास पढ़े, तो इतिहास के हर काल में, है ना, इतिहास इतिहास को जैसे हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तो प्राचीन है, और दूसरा मध्य है, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो इन तीनों कालों में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन जो है, वो अपनी महत्व नहीं खोता है। हर काल के शासक जो है, इनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि मध्य काल में इनको राजतंत्र व्यवस्था होने की वजह से थोड़ा नीचे रखा गया, लेकिन उसके बाद भी अकबर और शेर शाह सूरी जैसे प्रशासक जो थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बूस्ट किया। ठीक है, तो प्राचीन काल में अगर हम देखें, तो वैदिक काल में हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में देखने को मिलती है। वैदिक काल में अगर देखें, तो प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी, वो राष्ट्र थी। उसके नीचे में थे जन, और उसके नीचे में थे विश्व, और इसके नीचे में थे ग्राम।
है ना। इसके नीचे में थे ग्राम। तो ग्राम के जो ग्राम है वो ग्राम में मिलकर क्या बनाते थे, विश्व, और विश्व मिलकर क्या बनाते थे, जन, और जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। यानी राष्ट्र के निर्माण में ग्राम यानी स्थानीय शासन की कितनी भूमिका है, ये हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिल जाती है। इसी तरह अगर हम मौर्य काल में भी चले तो मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। वहां पर भी स्थानीय स्वशासन की यानी कि शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, ग्राम थी। यानी कहीं ना कहीं इस काल में भी हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मध्यकाल में भी हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह हम आगे बढ़ते बढ़ते अगर आधुनिक काल में देखें तो आधुनिक काल में हम स्थानीय स्वशासन को देखते हैं ना। नाम लिखते हैं आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन। तो प्यारे साथियों, आधुनिक काल में भी स्थानीय स्वशासन जो है वो अपनी महत्व नहीं खोता है, बल्कि इस काल में स्थानीय स्वशासन को अब एक नई सीढ़ी मिलती है। 1870 में मेयो ने स्थानीय स्वशासन को महत्व देते हुए, हर 1870 में मेयो ने स्थानीय स्वशासन को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर दी। स्थानीय स्वशासन को वित्तीय स्वायत्तता, ठीक, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर दी। मतलब अब स्थानीय लोग जो है वो वित्त के मामले में अपना खुद निर्णय ले सकते हैं। 1882 में रिपन ने रिपन ने इस स्थानीय स्वशासन के लिए नियमों और कानून प्रस्तुत नियम कानून लेकर आए। इसके संदर्भ में नियम कानून लेकर आया और इसे संस्थागत बनाने का प्रयास किया। ठीक है, नियम कानून लेकर आया और इसे संस्थागत बनाने का प्रयास किया। संस्थागत बनाने का प्रयास किया। ठीक, नियम रिपन द्वारा प्रस्तुत ये नियम कानून ही रिपन द्वारा प्रस्तुत नियम कानून को ही स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, रिपन द्वारा प्रस्तुत नियम कानून ही स्थानीय स्वशासन का क्या है, मैग्ने कार्टा। इनको स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ने कार्टा कहा जाता है। क्योंकि रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए नियम कानून लेकर आया और इनको संस्थागत बनाने का प्रयास किया, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो हम रिपन को कहते हैं। ठीक, इतनी बातें हमें रिपन से याद रखनी है स्थानीय स्वशासन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान है। तो भारत शासन अधिनियम, इसे कहते हैं मार्टेंगी चेम्सफोर्ड घोषणा। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम जो है वो लागू, मतलब इनकी घोषणा की गई थी 1917 में। थोड़ा इनकी हम पृष्ठभूमि देखें तो 1917 में इनकी घोषणा की गई थी, लेकिन ये लागू हुआ 1921 में, है ना। इनमें स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में एक चीज उल्लेखित है कि स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय स्वशासन के लिए कानून जो है वो गवर्नर जनरल की परिषद बनाएगी। यानी स्थानीय स्वशासन के लिए कानून गवर्नर जनरल बनाएगी, गवर्नर जनरल बनाएगी अपने परिषद की सलाह से। गवर्नर जनरल जो है वो परिषद के सहयोग से या उनके सलाह से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कानून बनाएगी। मतलब ये बात सामने आती है कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कानून कौन बनाएगी, जनरल बनाएगी। यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को केंद्र सूची के विषय में रखा गया था, है ना? यानी स्थानीय स्वशासन केंद्र सूची के विषय में रखा गया। ठीक, 1919 के भारत शासन अधिनियम से तो स्थानीय स्वशासन को केंद्र सूची के विषय में रखा गया। अब 1919 के अधिनियम के बाद हम आगे बढ़ते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान है। ठीक, 1935
1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान है। इसमें स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के विषय में रखा गया है ना। 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची राज्य सूची के विषय में रखा गया, यानी अब प्रांत जो है वो स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में नियम कानून बना सकती है ना। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के विषय में रखा गया, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन जो है इनको केंद्र सूची के विषय में रखा गया था। अब ये जो दौर है ये 1900 के बाद का दौर है, यानी कि कहीं न कहीं इसमें गांधी जी का भी विचार सामने आना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने कहा, हम हेडिंग लिखते हैं गांधी जी के विचार, जी के विचार स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में। आत्मा मतलब स्थानीय लोग यानी गांव के लोग ही, है ना। क्योंकि उस समय अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती थी? गांव में ही रहती थी। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, इसलिए शासन में इनको जोड़ना बहुत जरूरी है। इनके बिना शासन जो है वो सुचारू ढंग से, चाहे कोई भी शासक रहे, वो अच्छे से शासन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें स्थानीय लोगों को विचार को समझकर नियम कानून बनाने होंगे। उनके लिए लोक कल्याणकारी योजना जो है उनके विचार को ही जानकर हम ला सकते हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए यदि हमें राम राज्य की स्थापना करना है, ठीक, गांधी जी कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की स्थापना राम राज्य की स्थापना के लिए, ठीक, राम राज्य की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन आवश्यक है। अतः राम राज्य की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में गांधी जी की पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, है ना। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया यानी स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत का दृश्य कैसा होगा, इस संदर्भ में गांधी जी पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक में गांधी जी ग्राम स्वराज की अवधारणा देते हैं। इस पुस्तक में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। ठीक, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। जब संविधान सभा बनी तो गांधी जी की इसी ग्राम स्वराज की अवधारणा पर उन्होंने विचार किया। ठीक, संविधान सभा ने संविधान सभा ने गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर, ठीक, ग्राम स्वराज की अवधारणा पर संविधान सभा ने ग्राम स्वराज की अवधारणा पर विचार करते हुए स्थानीय स्वशासन को, ठीक, स्थानीय स्वशासन को संविधान में शामिल करने का विचार बनाया विचार बनाया। ठीक, इसके बाद आते हैं गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक, गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक, ये गुजरात के थे। इन्होंने स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा दिलाने का भरसक प्रयास किया, ठीक, पुरजोर कोशिश की। इन्होंने स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा दिलाने भरसक प्रयास किया। इन्होंने भरसक प्रयास किया।
ठीक है। गांधी जी की ग्राम सभा की अवधारणा पर विचार करते हुए संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को संविधान में शामिल करने का विचार लिया। इसके बाद आते हैं गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने भी स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा दी जाए, ऐसा ये मांग ये भी करते हैं। इन सब पर विचार करते हुए सरकार ने एक समिति का गठन करता है ना। इन सब पर विचार करते हुए सरकार ने समिति का गठन किया, जिसका नाम है के एम मुंशी समिति। के एम मुंशी समिति, समिति का नाम के एम मुंशी समिति का, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इस समिति के अध्यक्ष रहते हैं। के एम मुंशी ही रहते हैं, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा के एम मुंशी समिति। ये समिति सिफारिश करती है कि स्थानीय स्वशासन को, ठीक, के मुंशी समिति जो है वो सिफारिश करती है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान में शामिल किया जाए, ठीक। और इनको यानी कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को डीपीएसपी के विषय में शामिल करनी चाहिए। डीपीएसपी का मतलब है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो ठीक, तो ये समिति जो है वो सिफारिश करती है कि स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, इनको संविधान में शामिल करनी चाहिए। ये सिफारिश करता है के मुंशी, और कहता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी पंचायती राज व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को राज्य की नीति निदेशक, ठीक, राज्य की नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व का विषय, तत्व का विषय बनाना चाहिए, ठीक। ये सिफारिश के मुंशी समिति संविधान को, स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा दिलाने का कहता है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा दी जाए और पंचायतों को डीपीएसपी के विषय में शामिल करना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, इनके परिणाम को सरकार मान लेती है। तो के मुंशी का परिणाम क्या होता है, के मुंशी समिति का परिणाम, इनकी जो सिफारिश है, ठीक, इनकी सिफारिशें सरकार मान लेती है, सरकार मान लेती है और स्थानीय स्वशासन को, ठीक, और स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी संविधान के भाग 4 डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में रखती है, ठीक। ठीक? तो इनका परिणाम क्या होता है कि इनकी सिफारिश जो है सरकार मान लेती है और डीपीएसपी को या स्थानीय स्वशासन को डीपीएसपी में शामिल कर लेते हैं। डीपीएसपी के अनुच्छेद यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में इनको जगह देती है। एक बात हम समझें, डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसमें सरकार ये करती है कि कल्याणकारी योजनाएं जो है, इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। और ये जन कल्याणकारी योजना है, ये सरकार चलाए ही ये आवश्यक नहीं है, ये यानी ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, सरकार की उपलब्ध संसाधनों पर ये निर्भर करती है, ठीक है। तो इसीलिए जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत इनको रखा, किनको, पंचायती राज संस्थाओं को। और सरकार जो है वो 2 अक्टूबर 1952 में एक योजना चलाती है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करती है और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक, राष्ट्रीय विस्तार राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की भी शुरुआत करती है। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ठीक है, इनका ये मतलब शुरुआत जो तो होती है वो 1948 से ही हो जाती है। इनके जनक हैं एस के डे, ठीक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत तो 1948 से हो जाती है,
लेकिन ये लागू होता है 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। तो इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए सरकार जो है एक कमेटी का गठन करती है, जिसका नाम रहता है बलवंत राय मेहता समिति। आगे हम बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ते हैं। तो बलवंत सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी, अब इनका शॉर्ट फॉर्म सीडीपी की समीक्षा के लिए, सीडीपी की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन की जाती है, का गठन करती है कौन? सरकार करती है ना। तो इस समिति का गठन कब होता है? 1957 में। और समिति जो है वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1957 में ही। इस समिति के गठन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सरकार, है ना। इस समिति के गठन करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस विषय पर समिति गठित की गई थी? इनके विषय अगर हम देखते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम की समीक्षा के लिए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक, दो कार्यक्रम चलाए गए थे 1952-1953 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इन दोनों की समीक्षा के लिए, इनकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना। समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और कहता है कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये असफल रहा, ठीक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी भागीदारी, मतलब लोगों की भागीदारी नहीं थी। यानी असफल होने का कारण बताते हैं कि जन भागीदारी के अभाव, जन भागीदारी के अभाव, इस वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो असफल रहा। तो कारण भी प्रस्तुत किया, तो इनका उपाय भी होना चाहिए। तो समिति ने अपना इनका उपाय भी बताया, ठीक। तो जन भागीदारी करने का उपाय, समिति ने उपाय क्या बताया कि जन भागीदारी की जाए। जन भागीदारी का अभाव जो था, इसी को उन्होंने क्या किया है कि उनको उपाय के तौर पर सुझाया कि जन भागीदारी की जाए। जन भागीदारी यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पुरजोर प्रयास किए। किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। उपाय के तौर पर उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बताया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब जो पावर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न स्तर पर पावरों का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का विभाजन, यानी कि कहीं न कहीं पंचायतों की ही स्थापना, ठीक। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे हो, है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश तो कर दी, लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे की जाए? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने पंचायतों की स्थापना की बात कही। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु पंचायतों की स्थापना की बात कही। पंचायतों की स्थापना की जाए, पंचायतों की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने की। लेकिन कैसी पंचायत? तो 3 स्तर पर पंचायत की स्थापना की सिफारिश की, यानी त्रिस्तरीय पंचायत की, त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की बात कही। त्रिस्तरीय किन किन स्तर पर? तो देखते हैं हम।
जिला स्तर पर और दूसरा है खंड स्तर पर और तीसरा ग्राम स्तर पर। इन तीन स्तर पर पंचायत की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए। ठीक, तो जिला स्तर पर इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की। खंड स्तर पर पंचायत समिति खंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की सिफारिश की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत इनकी स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश समिति ने की। जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की और जिला परिषद को सलाहकारी एवं ठीक जिला परिषद को सलाहकारी एवं समन्वयकारी निकाय बनाए जाने की बात की है। ठीक, समन्वयकारी निकाय बनाया जाए, ऐसी बात इन्होंने कही। जबकि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय कार्यकारी निकाय बनाने की बात इन्होंने की, है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कुछ इस तरह से उन्होंने, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने अपने कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, कुछ ऐसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जाए। ठीक, तो क्या होता है, सरकार अब इनकी सिफारिश को क्या करती है, मानती है ना। यानी परिणाम क्या होता है, परिणाम सरकार इनकी सिफारिश मान लेती है। सरकार जो है सिफारिश जो है वो मान लेती है और 2 अक्टूबर ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत के उद्घाटन, यानी पहली पंचायत का फर्स्ट पंचायत है ना, पहली पंचायत का उद्घाटन उद्घाटन करती है। उद्घाटन कौन करती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, उस समय क्या थे, पीएम थे। इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत का उद्घाटन की। हाँ, ये कैसी पंचायत थी, तो ये त्रिस्तरीय पंचायत थी। 3 स्तर पर पहली पंचायत थी, वो त्रिस्तरीय पंचायत थी। इसके बाद आता है 11 अक्टूबर 1959, आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में द्वितीय पंचायत की स्थापना की जाती है। सादनगर विकास खंड में नगर विकास खंड में द्वितीय पंचायत यानी दूसरी पंचायत की स्थापना की जाती है ना? तो इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से क्या है, मान ली जाती है और सरकार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत को उद्घाटन करती है। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और ये जो पंचायत थी वो त्रिस्तरीय पंचायत थी। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर में दूसरी पंचायत की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें, ठीक, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है वो हम लोगों के सामने निकल कर आती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है वो निकल कर सामने आती है और उनका उद्देश्य देखते हैं, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य, हाँ, तो इनका उद्देश्य ये है कि विकास प्रक्रिया में जब ये जो तमाम सिफारिशें हैं, है ना, इन सबको देखकर एक ही बात जो है वो सामने आती है, यानी पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने का मूल उद्देश्य हम लोगों के सामने निकल कर आती है और इनका एक परिभाषा बनती है कि जन भागीदारी को है ना विकास प्रक्रिया में विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना।
ठीक। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है कि विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करण को बढ़ावा देना। ये पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य है। यह तृणमूल स्तर पर यानी पंचायती राज व्यवस्था तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था तृणमूल स्तर, यह तृणमूल स्तर, तृणमूल यानी ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल। तृण मतलब होता है घास यानी जमीनी स्तर, घास कहाँ रहती है? जमीन में। ठीक। इसलिए जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक, जमीनी स्तर पर ये लोकतंत्र की स्थापना करती है। ठीक। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना ये करती है ना। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को गांधी जी ने, इस व्यवस्था को गांधी जी ने राम राज्य लाने का माध्यम माना है। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में के संदर्भ में गांधी जी का उद्देश्य, गांधी जी ने इस व्यवस्था को, गांधी जी ने इस व्यवस्था को राम राज्य लाने का माध्यम माना है। ठीक। राम राज्य लाना है तो पंचायती राज की स्थापना करनी चाहिए। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है। ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका विचार है कि यदि हमारी स्वतंत्रता को जनता की आवाज का प्रतिनिधि, जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले ये उतना ही अच्छा है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि यदि हमारी यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की, स्वाधीनता को जनता की आवाज का, जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व बनाना है तो पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को जितना अधिक शक्ति मिले, शक्ति मिले उतना ही अच्छा है। ठीक। ठीक। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ये पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है ना। तो इनके बारे में हम अन्य बिंदु देखें तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करती है। गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि राम राज्य की स्थापना हेतु हमें पंचायती राज की स्थापना करना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि यदि स्वाधीनता को जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले ये उतना ही अच्छा है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। क्लास कैसा लगा बिल्कुल बताएं आप। आगे की क्लास के लिए आप हमें अपना समर्थन दें, हमें प्रेरित करें, और आपकी प्रेरित करने का माध्यम हो सकता है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।